हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ईवीएस 2.1 के बारे में। मतलब वो जो इन्वायरमेंट का जो सीरीज़ है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस टॉपिक पर हम लोग वो सब चीज़ें समझेंगे जो आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस जो फाइल में है जो सब टॉपिक रखे गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके हर एग्ज़ाम को कवर करते हुए टॉपिक रखे गए हैं। तो आते हैं, जिस प्रकार से टॉपिक रखे गए हैं उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये स्पेशली फॉर वनडे एग्ज़ाम के लिए बनाई गई है। अगर इसकी आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर दिए गए हैं, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ जो है मंगा सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम आते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट हम जानते हैं, हमें पता है क्या है। देखिए, इन्वायरमेंट क्या है, कैसे है, क्या है, सब पता है सबको। ठीक है, कि आसपास का जो घिरा हुआ आवरण है वो सब इन्वायरमेंट है हमारा। लेकिन हम बात करते हैं एग्ज़ाम को फोकस रखते हुए कि एग्ज़ाम हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सिर्फ चीज़ें, लाइनों को पढ़ेंगे, लाइनों को समझाएंगे और कहाँ से कैसे क्वेश्चन पुटअप होंगे उनके बारे में जानेंगे। तो पहली जो लाइन हमारी वो है, राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 में किया गया था। क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि जो पर्यावरण वन मंत्रालय है का सृजन किसके कार्यकाल में हुआ। तो राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था, उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद कब किया गया था? 1985 में किया गया था। 17 सितंबर 1985 में इसका गठन किया गया था। दूसरी बात हमारे आते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और ये प्रथम बार 1972 में बनाया गया था। हमें पता है 1972 में यूएनईपी का गठन होता है, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और उसी के तहत फिर पर्यावरण दिवस की घोषणा की जाती है कि 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाएंगे। चूँकि 5 जून को यूएनईपी का गठन हुआ था और तभी से इसका मनाने का प्रारंभ हो गया था। इसके बाद हम बात करते हैं, जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे अधिक भूमिका होती है। देखिए, हमने बहुत सारे देखे होंगे, जल चक्र, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, और अमोनिया चक्र, ये सब हमने चक्र देखे होंगे। तो जल चक्र में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जल चक्र में सबसे ज़्यादा भूमिका किस चीज़ की होती है। तो जल चक्र में सबसे ज़्यादा भूमिका सौर विकिरण की होती है। यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे, जल चक्र का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है कि जल चक्र कैसे होता है। जल चक्र आपका ज़मीन पे होता है, तो वो जब वो वाष्पीकरण होता है तो फिर कहाँ होता है? बादलों में चला जाता है, बादलों से फिर संघनन होकर बरसता है, फिर इसे पेड़ पौधे अब्जॉर्ब करते हैं, ज़मीन में पहुँचता है जलीय, फिर वाष्पोत्सर्जन पेड़ से भी होता है और जो ज़मीन पर होता है उससे भी होता है। तो सबसे ज़्यादा मेन जो काम करता है वो आपका काम करता है, सूर्य काम करता है। यानी सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य का जो लाइट है, सूर्य की किरणें जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस पर काम करती हैं। इसके बाद हम आते हैं धारणीय विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्तमान के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक जगह पर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। हम कचरे को देखें तो उसी उस पर भी वही बात आती है, मिट्टी को देखें तो वही बात आती है, जल को देखें तो वही बात आती है, ऊर्जा को लेकर देखें तो वही धारणीय विकास की अवधारणाएं ही सामने आती हैं। इसका मतलब धारणीय विकास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, धारणीय विकास होता क्या है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि सतत विकास। यानी हम ऐसा विकास करें कि जो हमारे पास चीज़ें हैं वो तुरंत ख़त्म ना हो जाएं, हम आने वाली पीढ़ी को भी बचा कर रखें। तो यहाँ पर हम समझेंगे, जिस ये सस्टेनेबल विकास यानी धारणीय विकास वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पर आपने देखा वही चीज़, धारणीय विकास जो साधन होते हैं, प्राकृतिक साधन के उपयोग से संदर्भ में अंतर पीढ़ी का संवेदनशील विषय है। यानी जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं उनको ऐसे यूज़ करना है ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी उनका यूज़ कर पाए। ये नहीं कि हम पेट्रोलियम का, कोयले का इतना यूज़ कर रहे हैं कि वो सब आने वाले ख़त्म हो जाए। वो पूछें कि पापा ये कैसे हुआ करते थे, कोयला कैसे हुआ करता था, पेट्रोल कैसे हुआ करते थे, पेट्रोल से गाड़ी कैसे चलती थी, ये ना पूछें, है ना। उनको भी जानकारी हो उस सब चीज़ के बारे में, क्योंकि इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, रक्षा, वन संरक्षित तथा उचित प्रबंधन करना है। ये है आपका धारणीय विकास। इसी के तहत ही हम आगे बढ़ेंगे, इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे धारणीय विकास में। धारणीय विकास में हमें प्राकृतिक संसाधन जो उनको बहुत संजो कर रखना है और उन्हें बहुत अच्छे से यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे हम नीरी के नाम से जानते हैं। नीरी महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन क्वेश्चन सीधा सीधा यही पूछा गया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है। तो नागपुर ऑप्शन देता है, तो नागपुर ही लगाइए।
और महाराष्ट्र नहीं देता है ऑप्शन में, महाराष्ट्र नहीं देगा कभी भी। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है डायरेक्ट हिंदी में या इंग्लिश में कि नीरी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नागपुर में है, ठीक है। जिसकी स्थापना 1958 को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन हुई थी। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये काम करता है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इसका जो ऑप्शन देगा नीरी का मुख्यालय नागपुर ही देगा, महाराष्ट्र कभी भी नहीं देगा। लेकिन आपको याद रखना है कि नागपुर महाराष्ट्र में ही पड़ता है। इसके बाद हम आते हैं रियो 20। रियो 20 बहुत प्रचलित है इन्वायरमेंट के हिसाब से। रियो 20 सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो हुआ था उसका एक लघु नाम है, जैसे रियो, यानी ये रियो एक शहर का नाम है जो ब्राज़ील में पड़ता है, वहाँ पर ही हुआ था, इसलिए इसे रियो 20 नाम दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण विकास पर 1992 में ब्राज़ील में आयोजित किया था। जो पहला रियो सम्मेलन हुआ था वो 1992 में ब्राज़ील में आयोजित किया गया था, रियो डी जेनेरियो में। और रियो वहाँ का क्या है, एक सिटी है। जून 2012 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक था 2020। शीर्षक क्या था, रियो+20। शीर्षक का मतलब ये था कि रियो 20 जो था, यहाँ तक हमें पर्यावरण पर जो हानियाँ हो रही हैं उनको कवर करना था। इसी कारण 2012 में जो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो उसका शीर्षक ये रखा गया था, हमें हमें क्या करना है, कम करना है पर्यावरण प्रदूषण को, इसलिए रियो+20 रखा गया था। 2020 निकल चुका है, आप पर्यावरण प्रदूषण को देख रहे होंगे लगातार बढ़ रहा है, कोई भी बदलाव नहीं है। इसका मतलब है जो पर्यावरण नीतियाँ बनाई जा रही हैं सब फालतू की हैं, फालतू को पैसा जा रहा है और कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। अगले टॉपिक पर हम आते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं। देखिए, तत्व और यौगिक मिश्रण, ये तीनों आपके केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे। तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में बांटा गया है। कोई भी तत्व होता है उसे हम यौगिक, मिश्रण, तत्व में बांटते हैं। अगर जो भी पदार्थ होता है, तत्व पदार्थ का साधारणतम रूप होता है। देखिए, कोई भी पदार्थ हो उसका जो साधारणतम रूप होता है उसे हम तत्व बोलते हैं। इसे रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम नमक बोले, नमक क्या है, नमक आपका एक तत्व है, ठीक है, जिसमें दो या अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। ऐसे पदार्थ को हम मिश्रण बोलते हैं। जैसे हम बोलें कि वायु एक मिश्रण है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है कि कितनी चीज़ किसकी अधिकता होगी, किसकी कमी होगी। अब वायु में कहीं पर कोई गैस ज़्यादा होगी, कहीं कोई पर ज़्यादा कोई गैस कम होगी। तो इस प्रकार से जो है वायु है हमारा क्या है, मिश्रण है। अब बात करते हैं हम यौगिक की। तो यौगिक क्या होता है, यौगिक दो या अधिक तत्वों या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारणतम रूप से मिश्रित होते हैं। यानी उनका एक अनुपात होता है, इतने ही इतने अनुपात में मिलेंगे तभी कुछ चीज़ बनेगी। अब जैसे हम जल की बात करें, तो जल एक यौगिक है। जल में हमें पता है कि ऑक्सीजन का अनुपात कितना होना चाहिए और आपका हाइड्रोजन का अनुपात कितना होना चाहिए, है ना? तभी हमें पता करते हैं ना कि तब जल बनेगा। इसी प्रकार से जिस जिस पदार्थ में एक निश्चित मात्रा में उपस्थित चीज़ें होती हैं उन्हें हम बोलते हैं यौगिक। मिश्रण में कोई फिक्स नहीं होता है, कितना भी कोई अधिक हो सकता है। और तत्व एक साधारणतम रूप होता है जिसका कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, हरे पेड़ पौधे ध्वनि की तीव्रता को लगभग 10 से 15 डेसिबल तक कम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ध्वनि की तीव्रता को कितने डेसिबल तक कम कर सकते हैं, तो ये लगभग 10 से 15 डेसिबल तक कम कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो रोड के किनारे किनारे होते हैं या रोड के बीच में होते हैं, हम पेड़ लगा देते हैं ताकि जो ध्वनि प्रदूषण है वो कम मात्रा में, जिसे हम ग्रीन मफलर के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा रोड के बीच में लगे हुए होते हैं पेड़ छोटे छोटे, और किनारे किनारे तो लगे हुए होते हैं, लेकिन जो बीच में लगे हुए होते हैं उन्हें बोलते हैं हम ग्रीन बेल्ट बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला टॉपिक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी जिसे हम बोलते हैं यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय केन्या नैरोबी में है। हमने बताया था ना भी कि 5 जून को इसका स्थापना हुई थी, 5 जून 1972 की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय केन्या नैरोबी में पड़ता है। ये एक अफ्रीका का देश है, ठीक है, विक्टोरिया झील के पास पड़ता है ये केन्या। और तभी से हम 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसके बाद हम आते हैं, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। ग्रीन सरकारी संगठन जिसका मुख्यालय नीदरलैंड, ये यहाँ पर एक ग्रीन पीस है, ठीक है, यहाँ पर पीस होगा।
ग्रीन पीस एक सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड एम्स्टर्डम में है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं कि विश्व मौसम संगठन यानी आईएमओ इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। जिनेवा को हम विश्व की राजधानी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर अधिकतर वैश्विक संगठनों की जो मुख्यालय है वो उपस्थित है। और अधिकतर मुख्यालय जो है यहाँ पर इसलिए बनाया गया क्योंकि जिनेवा जो कंट्री है या राजधानी है, उसने किसी भी विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था। ठीक है, इसलिए वहाँ पर हमारे अधिकतर संगठन बनाते हैं। और ग्रीन पीस जो सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड में है, एम्स्टर्डम में। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं मेघ बीजन में। मेघ बीजन को हम बोलते हैं आपके कृत्रिम बादल यानी कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त कण जो होते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का हम यूज़ करते हैं, आयोडीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनका हम यूज़ करते हैं कृत्रिम वर्षाकरण में। जैसे आपने सुना होगा कि यहाँ पर अगर बारिश नहीं हो रही है तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर कृत्रिम बादल लाते हैं। बादल तो निकलते रहते हैं, कृत्रिम बादल में हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या आयोडीन की मात्रा का छिड़काव करते हैं, जिससे वे कण क्या होते हैं, भारी हो जाते हैं और फिर वर्षा का रूप ले लेते हैं। यहाँ पर हम सिल्वर आयोडाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कण होते हैं जो भारी कण होते हैं, उनका हम यूज़ करने के बाद फिर हम कृत्रिम बादल के द्वारा वहाँ पर वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्य ये इसी के आगे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।